तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी इंपीरियल सिटी में वापस आया, सॉरी जाओ अपनी इंपीरियल सिटी में वापस आया है। वापस आने के बाद वो मोटू से मिलता है और मोटू को कहता है कि उसे इंपीरियल सिटी में घर चाहिए। मोटू से कहता है ठीक है मैं उस घर का बंदोबस्त कर दूंगा। हमारा जाओ वहाँ से सीधा अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है। जब वो लॉन्ग फैमिली में वापस आता है तो जो नौकर होते हैं वो सभी लोग उसे देखकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमारा जाओ वापस घर आता है, वहाँ पर सामने मून खड़ी होती है। मून भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मून भागती हुई आती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम इतने दिनों के बाद वापस आए हो। जाओ उसे कहता है मैं पिछले 3 महीने से नो डिमन एबिस में टेस्ट देने के लिए गया था, इसी वजह से वापस नहीं आ पाया। वो उसके साथ चिपकी होती है और उसे कहती है हाँ किसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हारा इंतजार कर लिया। जाओ भी उसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी उसके साथ टच हो रही होती है। हमारा जाओ यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे कहता है ग्रैंडपा कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वहीं पर साइड की पर मदर बैठी होती है। मदर उससे कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा घर पर नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा तो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है, वो वहाँ पर वार को डायरेक्ट करने के लिए गए हैं। हमारा जाओ कहता है तो फिर ठीक है मैं अंकल से मिलकर आता हूँ और वो मून को जल्दी से जोड़ देता है और भागता हुआ अंकल के रूम में चला जाता है। जबकि उसकी वाइफ मून अभी भी उसके पीछे लगी होती है और उसे कहती है जाओ प्लीज अभी मत जाओ, अभी मेरे पास बैठो, अभी तो तुम जहाँ पर आए हो मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो। जबकि हमारा जाओ उससे दूर भाग रहा होता है। उसे कहता है मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो सीधा अपने अंकल के रूम की तरफ जाता है। वो अंकल के रूम का दरवाजा खोलता है और कहता है अंकल मैं वापस आ गया। तो उसके अंकल उसे कहते हैं जाओ जुई तुम वापस क्यों आए हो, आज तुम काफी दिनों के बाद वापस आए हो। तुम्हारा जाओ अपने पास एक बॉक्स निकालता है और उनसे कहता है अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा, तो मैं आपके लिए स्पेशल जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। आपके लिए एक अच्छी खबर है। पास से बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर 5 कलर वाला स्पिरिचुअल फ्लावर रखा होता है। वो अंकल भी उसे देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 5 कलर स्पिरिचुअल फ्लावर है। कहता है अंकल क्या आपने इस स्टार फ्लावर के बारे में सुना है। उसके अंकल उसे कहते हैं हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, कहता है कि गॉड्स वाकई में मेरी तरफ है। हमारा जाओ उसे कहता है अंकल मैंने आपसे कहा था कि एक ना एक दिन आप अपने पाँव पर दोबारा उठकर खड़े हो सकती हैं, मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ लेशिया स्कैंडिल्स रह गई है, अब वो लेकर आनी है। वो ग्रास अगर मुझे मिल जाती है तो उसके बाद हम लोग आपके झांसी को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं और दोबारा से आप चल फिर सकेंगे। उसके अंकल उसे कहते हैं लड़के क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ग्रीन लाशिया को भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो जड़ी बूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रेयर है, उसे ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा शाम अपने अंकल से कहता है अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर मैंने स्टार फ्लावर को ढूंढ लिया वहाँ पर मैं ग्रीन लाशिया को भी ढूंढ लूंगा। बहुत ही जल्दी आप फिर से अपने पाँव पर खड़े हो पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी दोबारा अपने पाँव पर खड़े होना है। तो फिर उसके अंकल उसे कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, अब तो मुझे भी इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी लॉन्ग फैमिली में नहीं बल्कि किसी अच्छी फैमिली में होना चाहिए था। हमारा जाओ अपने अंकल से कहता है अंकल मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। अंकल उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो हमारा जाओ उन्हें टाइगर टीथ डीमन ग्रुप वालों के बारे में बताता है। गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये घटिया लोग जो फिर से यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। अंकल उसे टाइगर टूथ डीमन हंड्रेड ग्रुप वालों के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं पहले ये सभी लोग सोल्जर हुआ करते थे लेकिन अब ये डिजर्टर्स हैं, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को इंपीरियल सिटी से निकाला हुआ है, ये जहाँ से निकले हुए लोग हैं। अगर इन सभी लोगों के पीछे बैक में कोई ऐसा बंदा ना होता जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे ससुर जी ने तो कब का इन लोगों को मार दिया होता, इन सभी लोगों को खत्म कर दिया होता और इनका ग्रुप कब का डिसबैंड हो चुका होता। ये लोग यहाँ पर आकर फैमिली के लोगों को भूली कर रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा जाओ अंकल से पूछता है अंकल कहीं मेरी जाओ फैमिली के लोग तो इनके पीछे नहीं है। उसके अंकल कहते हैं नहीं जाओ फैमिली वाले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को यहाँ पर ऑर्डर्स दे सके। मुझे लगता है कि इसके पीछे जी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जी फैमिली इतनी पावरफुल है जो कि इन लोगों को ऑर्डर दे सकती है। तो जाओ के पास सुनते ही कहता है जी फैमिली, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी क्लास में शान जी है, मास्टर जी वो भी वहाँ पर पढ़ता है तो वो भी मेरा दुश्मन है। कहीं पर बैठे बैठे हमारे जाओ के अंकल कहते हैं चेंग फेंग चलो अंदर आओ। तो उसी वक्त एक गार्ड अंदर आता है जो कि शान किंग लेवल का वॉरियर होता है। वो अंदर आता है, अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है यंग मास्टर बताएं आपको क्या चाहिए। हमारे जाओ उसकी तरफ देखकर बहुत सा हैरान हो रहा था। जाओ कहता है ये पता नहीं अचानक यहाँ से कहाँ पर आ गया, मैं तो इसको महसूस भी नहीं कर पाया है कि ये बंदा इननेट जान किंग वॉरियर के लेवल पर है। तो अंकल चैंग फेंग से कहते हैं चैंग फेंग अपने कुछ शैडो वॉरियर्स को अपने साथ लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर नैन किलिंग का जो कैनिबल पवेलियन है उसके बाहर नजर रखो। जो बंदा भी वहाँ पर उनके दरवाजे के ऊपर शेड फेंकता हुआ दिखाई दे उसे मार डालना और उनके साथ जो भी लोग होंगे जो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन सभी को भी मार देना। चाहता हूँ कि उनका बिजनेस अच्छे से चले। चैंग फेंग उनसे कहता है ठीक है यंग मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो जाओ इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है इस बंदे की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। अंकल उसे
उसे कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है कि मेरी टांगे काम नहीं करती, मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में काफी कुछ है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को ऑर्डर्स दे सकता हूँ जो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नैन किलिंग फैमिली का कैनिबल पवेलियन वो अब अच्छे से चलेगा, उसके ऊपर मुश्किल क्रिएट करने वाले खत्म हो जाएंगे। जाओ उनसे कहता है अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जाओ अंकल के रूम से जब बाहर आता है तो उसकी मदर बाहर ही खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। वो जाओ को कुछ बताना चाहती है। वो जाओ से कहती है बेटा यहाँ पर आओ, मुझे तुम कुछ बताना है। जाओ अपनी मॉम के पास आता है, वो उसे अंदर ले आती है और कहती है बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी मॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। जाओ कहता है मॉम आपको क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही है। वो उसे कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हें मून के बारे में बताना चाहती हूँ। उसे कहती है मुझे लगता है कि मून वो एक इंसान नहीं बल्कि वो एक डीमन है। मुझे बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब है कि वो एक डीमन है। वो उसे कहता है मॉम लगता है कि आप कोई सपना देख रही है, ये सच नहीं हो सकता, वो एक इंसान है, वो डीमन कैसे हो सकती है। उसकी मॉम उसे कहती है बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं रात के वक्त उसके रूम की तरफ गई थी, उसे खाना देने के लिए वहाँ पर जा रही थी। जैसे मैं उसके रूम के बाहर पहुंची तो मुझे वहाँ पर काफी बड़ा सा एक शैडो दिखाई दिया। मुझे उसके रूम के अंदर से आवाजें आ रही थी, इसी वजह से मैं भागती हुई उसके रूम के अंदर गई उसे देखने के लिए। जब मैं वहाँ पर उसके रूम के अंदर गई तो वो हवा में उड़ रही थी और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का शैडो निकल रहा था, वो हवा में उड़ रही थी। जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें क्रिम्सन रेड कलर की चमक रही थी जैसी कि डीमन की होती हैं। तो लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी खूनी और कातिल है और एक चुड़ैल है। इसी वजह से मैं डर कर वहाँ से भाग कर आ गई। तब से लेकर अभी तक मैं मून के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे दूर रह रही हूँ। पता नहीं कब वो मुझे मार डाले। मुझे लगता है कि किसी डीमन ने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है और डीमन रात के वक्त उसकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन असल में वो दिन के वक्त तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान रहती है। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है कहीं वाकई में मून की बॉडी के अंदर किसी डीमन की ब्लड लाइन की पावर तो नहीं, जैसे कि मी के पास हाफ डीमन की पावर है और वो फॉक्स डीमन है। हमारा जाओ अपनी मॉम से कहता है मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और जाकर चेक करके आता हूँ कि आखिर मॉम की बॉडी के अंदर ऐसा क्या है। मॉम भी उसे कहती है अच्छा ठीक है जाओ चेक करो। तो हमारा जाओ वहाँ से सीधा बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो एक पेड़ के ऊपर बैठा पीच खा रहा होता है। जाओ उसके पास आता है और कहता है सिक्स इयर्स यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहता है क्या तुम अपनी फायर आइज को यूज करते हुए मून को सर्च कर सकते हो, जरा उसकी बॉडी की तरफ देखकर मुझे बताओ क्या उसकी बॉडी के अंदर डीमन पावर्स हैं या नहीं। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो कंप्लीट इंसान नहीं है, उसकी आधी बॉडी एक इंसान की ब्लड लाइन वाली नहीं है, यानी कि उसके पास इंसान की ब्लड लाइन है लेकिन वो हाफ है। तो जाओ उसे कहता है क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता है कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन है। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन है, जैसे कि मी के पास हाफ डीमन की पावर है, इसी तरह मेरी वाइफ मून के पास भी डीमन ब्लड लाइन पावर है। तो मंकी भी नीचे उतर आता है और उसे कहता है मैंने कब कहा कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन की पावर है। उसके पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो डीमन की ब्लड लाइन की पावर नहीं है, वो कुछ ज्यादा डेविलिश महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे वो किसी डेविल की पावर है, वो किसी एलियन डेविल की पावर है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लगता है कि अभी तक उसकी ब्लड लाइन की पावर अवेकन नहीं हुई, लेकिन जब उसकी ब्लड लाइन की पावर अवेकन हो जाएगी तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी, वो हम डीमन से काफी ज्यादा अलग है। हमारा जाओ वहीं पर सामने की तरफ देखता है, रूम के अंदर मून बैठी होती है, खिड़की के अंदर से वो उसे दिखाई दे रही होती है। हमारा जाओ कहता है ये क्या, मून के पास कौन सी पावर हो सकती है। हमारा जाओ मंकी को बताता है कि मून के फादर उसके असली फादर नहीं है। फील्ड के ऊपर जब वो शूरा क्लैन के लोग उसे फायर कर रहे थे वहाँ पर उन्हें मून मिली थी और वो मून को वहाँ से उठाकर वापस ले आए थे। लगता है कि मून के पास शूरा ब्लड लाइन की पावर हो सकती है क्योंकि ये उन्हीं की मेंबर होगी। ससुर जी इसे गलती से इंसानी बच्चा समझकर ले आए होंगे। मंकी उसे कहता है मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इसके पास शूरा ब्लड लाइन है क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक कम्प्लीटली किंग लेवल का मॉन्स्टर नहीं बना। हमारा जाओ सोच रहा था अभी मेरे फादर इन लॉ इस वक्त शूरा क्लैन के लोगों के साथ बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहे हैं। शूरा क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इंसानों के दुश्मन है। अगर किसी भी इंसान को पता चल गया उनके पास शूरा क्लैन के ब्लड लाइन की पावर है तो वो इसे जरूर नुकसान पहुंचा देगा। यहाँ पर इस बात को छुपा कर रखना होगा। ये भी यहीं पर होता है कि उसी वक्त उसके पीछे से कोई बंदा निकलता है और बड़ी स्पीड से जंप करता हुआ छत के ऊपर चला जाता है। तो कहता है ये क्या, यहाँ पर कौन है। वो छत के ऊपर जाता है तो उसी वक्त चैंग फैंग उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग फैमिली के हाउस के अंदर आने की। पर ये जो बंदा होता है इसका नाम कार्लो होता है और ये शूरा क्लैन का एक मेंबर है। तो कार्लो कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि निकोलस लॉन्ग जो कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है उसने यहाँ पर किसी को गार्ड के लिए छोड़ा हुआ है और वो भी एक किंग लेवल के बंदे को। ये बंदा शूरा क्लैन का कोई आम सा मेंबर नहीं है बल्कि ये शूरा क्लैन का किंग है और इसका नाम कार्लो है। किंग कार्लो वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के सामने से हट जाओ, तुम मेरा मैच नहीं हो, यानी कि तुम मुझसे फाइट करके जीत नहीं सकते। हमारा चैंग फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे मेंशन में आकर हमारे साथ इस तरह बात कर सकते हो। अपने बाले के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करता है तो कार्लो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरा मैच नहीं हो। वो एक ही हाथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही अपने हाथ को झटका देते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। चैंग फैंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, अपने आप को संभालता है। कार्लो भी घर की छत के ऊपर उतर आता है। उसी वक्त वहाँ पर दो और वॉरियर्स उतर आते हैं। वो दोनों भी उसे कहते हैं यहाँ पर आकर इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। कार्लो कहता है लगता है कि निकोलस लॉन्ग ने यहाँ की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, यहाँ पर
अचानक से 3 इंडियन जॉन किंग आ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर जो लेने के लिए आया हूँ वो तो मैं लेकर ही जाऊंगा। फेंग उसे कहता है तुम शूरा डीमन चलो यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लॉन्ग फैमिली में कोई काम नहीं। और वो तीनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होती हैं। कार्लो आगे हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है तुम्हारा वो निकोलस लॉन्ग वो भी मुझे हरा नहीं पाया था। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम तीनों मिलकर यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? नहीं, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो दूसरे वाले दोनों की तलवारों के अटैक को वहाँ पर एक हाथ के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। चैंग फैंग बड़ी स्पीड से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है और वहाँ पर पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है। तो हमारा शाओ भी सामने उस फाइट की तरफ ही देख रहा होता है। मंकी उसे कहता है यहाँ पर खड़े रहकर इस फाइट की तरफ देखना बंद करो। कोई वहाँ पर मून के रूम के अंदर घुस गया है जहाँ पर 2 लोग हैं, एक नहीं है। तो शाओ इस बात से और भी हैरान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। इस एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शाओ शूरा क्लैन के लोगों को मून को ले जाने से रोक पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।